ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम मंथन में प्रस्तुत है नाबालिग पीड़िताओं को महिला और बाल विकास मंत्रालय का समर्थन। इसमें भाग ले रहे हैं सामाजिक कार्यकर्ता अमोद कंठ और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का एक आंकड़ा है 2021 का, जिसके अनुसार पॉक्सो अधिनियम के तहत लगभग 51,000 मामले दर्ज किए गए थे और उनमें से लगभग 33,000 यानी ऐसे 64% मामले थे जो यौन उत्पीड़न के थे और इन 33,000 मामलों में से 99% मामलों में जो बच्चियां थी उनके खिलाफ ये मामले थे और इनमें से कई मामलों में जो बच्चियां हैं वो गर्भवती हो गई। तो ऐसे आंकड़ों का जिक्र आज हम इस कार्यक्रम में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि महिला और बाल विकास मंत्रालय ने कल ही एक अहम योजना की शुरुआत की है। जो दुष्कर्म नाबालिग पीड़िताएं हैं उनके लिए महिला और बाल विकास मंत्रालय ने इस नई योजना के अंतर्गत वित्तीय और चिकित्सा सहायता देने का एक निर्णय लिया है। उनको न्यायिक सहायता भी इसके तहत उपलब्ध करवाई जाएगी। आज इस विषय पर कार्यक्रम में बात कर रहे हैं। हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े हैं समाज सेवी और इस तरह के विषयों पर लगातार काम कर रहे आमोद कंठ जी। आपका स्वागत है कार्यक्रम में। कमल, बहुत बहुत धन्यवाद जी। सबसे पहले टिप्पणी आपकी यही कि जो महिला और बाल विकास मंत्रालय की ये पहल है, ये योजना है, कैसे नाबालिग पीड़िताओं को लेकर खासतौर पर जो उनके पुनर्वास या उनको जो न्यायिक सुरक्षा की जरूरत होती थी, वित्तीय सहायता की जरूरत होती थी, उसके लिए एक अच्छा या बड़ा कदम कहा जा सकता है। पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा ऑल इंडिया रेडियो को और मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा बाल विकास मंत्रालय को कि उन्होंने ऐसी पहल की। ये बहुत ही आवश्यक स्कीम है और क्योंकि इस विषय पे हम लोग सिर्फ काम नहीं करते हैं बल्कि हजारों केसेस हैं पॉक्सो के जिसपे हम लोग डे टू डे हम लोग डील कर रहे हैं केसेस से। पहली बात कि मैं यहाँ पे आपके साथ मौजूद हूँ, एक पुलिस ऑफिसर की हैसियत से मेरा बैकग्राउंड है। मैं डीजी पुलिस रहा, बहुत जगह काम किया, लेकिन प्रयास संस्था जो पिछले 35 वर्षों से भारतवर्ष के 10 प्रदेशों में काम कर रही है और बच्चों पे इनका बड़ा काम है, उसमें इस विषय पे हमने बहुत गहराई से काम। नेशनल स्टडी ऑन चाइल्ड अब्यूज जब हुआ तो ये कहा गया उस स्टडी में जिसको प्रयास ने किया कि हर दूसरा बच्चा यानी आप हर दूसरे बच्चे के साथ कोई न कोई यौन शोषण होता है और वहीं से पैदाइश हुई पॉक्सो की। और पॉक्सो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ के तौर पे सामने आया और आपने ही स्पष्ट किया कि देश में करीब करीब आप ये समझें कि 1/3 केसेस जो होते हैं क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन वो पॉक्सो के होते हैं और ये बहुत बड़ी संख्या है। और इसमें जो फिर आपने जैसा बताया ये समस्या बड़ी विकराल इसलिए है कि छोटे बच्चों के साथ जो यौन अपराध होते हैं उनपे जो एक मानसिक यातना बनती है और जिस ढंग की प्रताड़ना उनकी होती है उसको डील करने के लिए या उसको सुलझाने के लिए उनकी मदद रिहैबिलिटेशन के लिए यह सिर्फ फाइनेंशियल रिहैबिलिटेशन या सोशल रिहैबिलिटेशन की आवश्यकता नहीं है बल्कि एक ढंग से मनोवैज्ञानिक और फिर हर ढंग का सपोर्ट उनको चाहिए। और इसमें फिर कहना चाहूंगा कि ये सही पहल है और हम चाहेंगे कि हम इस स्कीम का पूरा फायदा पहुंचाएं इन बच्चों तक, उनके परिवार तक जो लोग इसके विक्टिम हो जाते हैं। और इसमें सिर्फ मैं कहना चाहूंगा कि हम लोगों की कोई 100 ऐसे संस्थाएं हैं पूरे देश में जो 200 जिलों में अभी काम कर रही है और 3 विषय हैं। पहला विषय यही है हमारा यौन अपराध बच्चों के साथ जो होते हैं। दूसरा विषय चाइल्ड लेबर का है, ट्रैफिकिंग का है, चाइल्ड मैरिज का भी विषय है। चाइल्ड मैरिज भी इससे कनेक्टेड है अगर हम कहें तो इस ढंग से ये इस पे हम लोग काम कर रहे हैं 200 अलग अलग जिलों में और हर जगह ऐसे केसेस में हम जा पा रहे हैं। केसेस में आपको मैं स्पष्ट कर दूं कि कानूनी तौर पे वही लोग इस केसेस में जा सकते हैं या इस केसेस की डिटेल को पा सकते हैं जो एक सपोर्ट पर्सन की हैसियत से जाए। यानी पॉक्सो के अंदर एक प्रोविजन है सपोर्ट पर्सन और सपोर्ट पर्सन कोई वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन के लोग हो सकते हैं। हम लोग सपोर्ट पर्सन के तौर पे हजारों केसेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं आज के दिन। और सपोर्ट पर्सन के अलावा क्योंकि हमारे पास बहुत सारे लॉयर्स हैं जो स्पेशलाइज करते हैं इस ढंग के काम में, वो सीआरपीसी के अंदर प्रोविजन है कि विक्टिम को सपोर्ट करने के लिए कानूनी दृष्टिकोण से हम अदालत में जा सकते हैं। तो हम जा रहे हैं। जहां हमको कमी नजर आती है, शायद ये जो पहल है सरकार की ये ज्यादा मदद करेगी। हमको भी कमी नजर ये आती है कि हम कैसे उनकी मदद करें रिहैबिलिटेशन में। बिल्कुल। आप अगर और विस्तार से बचाएंगे तो हम और बताना चाहेंगे इसके बारे में। जरूर। जैसे कि आपने बताया कि पीड़िताओं के लिए मानसिक और शारीरिक तौर पर ये एक बहुत बड़ा ट्रॉमा होता है क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जब इस तरह के उत्पीड़न के बाद समाज या परिवार में एक अस्वीकारता होती है अक्सर बच्चियों की और बालिकाओं की, तो उस समय उनकी शेल्टर, उनके रिहैबिलिटेशन को लेकर बहुत दिक्कत आती है। सबसे बड़ी दिक्कत आती है उनकी न्यायिक जांच में जो अड़चने होती है, न्यायिक सुरक्षा उन्हें नहीं मिल पाती है। इस वजह से शायद उन्हें जो
समय पर न्याय मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। आप थोड़ा हमारे श्रोताओं को अपने अनुभवों से भी बताएं कि क्यों जरूरी है ऐसे समय में क्रिटिकल केयर और ऐसा सपोर्ट जो कि उन्हें तसल्ली दे सके और साथ ही उनकी न्यायिक सुरक्षा या अदालत में जाने के लिए उनके लिए व्यवस्था जो कि अब इस योजना के बाद होने वाली है, उससे किस तरह से बहुत बड़े स्तर पर इन मामलों को सुलझाने में और पीड़िताओं को समर्थन देने में इससे मदद मिलेगी। तो पहले की चुनौतियां और अब जब इस योजना के बाद थोड़ा इसमें बदलाव देखने को मिलेगा, उसके लाभ, इन दोनों अंतरों को आप हमारे श्रोताओं के सामने रखें। पहली समस्या ये होती है जो अजीब है, जो कि मैंने आपको जिक्र किया नेशनल स्टडी ऑन चाइल्ड अब्यूज, जिसमें भी मालूम था, और वैसे इन तमाम केसेस में आप ये अंदाज करें कि कम से कम 2000 केसेस प्रयास नहीं किया होगा, और आप अंदाज करें कि कितनी बड़ी संख्या में केसेस हो रही है पूरे देश में जहां वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन कारगर हैं, काम कर रहे हैं। एक बहुत बड़ी समस्या होती है कि परिवार से संबंधित बहुत करीब के लोगों के द्वारा यौन उत्पीड़न होता है। आपको पता होगा कि नजदीक के परिवार के लोग होते हैं जो बच्चों के साथ बलात्कार करते हैं, बच्चों के साथ यौन उत्पीड़न करते हैं जी। और उनसे बच्चों को अलग करना बहुत कठिन होता है। एक तो परिवार में समस्या पैदा होती है, परिवार वाले नहीं चाहते हैं कि इस चीज को मतलब सामने खोल के लाए। जो एक हम कहते हैं कॉन्स्पिरेसी ऑफ साइलेंस बहुत साल से था, पॉक्सो के आने से पहले और हमारी स्टडी के पहले तो साइलेंस ही साइलेंस थी। ये जो इतने केसेस हो रहे हैं, ये अच्छी बात है कि केसेस हो रहे हैं, इसलिए हो रहे हैं कि सामने आ रहे हैं। केसेस तो पहले भी हो रहे थे, तो इसलिए किस ढंग से बच्चे को अलग करना, जो विक्टिम है उसको वहां से अलग करना ताकि मदद की जा सके। और यही कारण है कि जो जैसे हमारा प्रयास में लड़कियों का होम है, वहां पे सैकड़ों केस आ चुके हैं जहाँ के बच्चों को हमने रखा है अपने साथ। और रखना सिर्फ काफी नहीं होता है, फिर धीरे धीरे परिवार तो वापस लेगा उन बच्चों, फिर उसमें जो बच्चों को जो एक आम उनकी जीवन है, जैसे बच्चे शिक्षा प्राप्त करें, बच्चे नॉर्मल स्कूल में जाएं, बच्चों का एक मेंटल रिहेबिलिटेशन हो। अगर हर वक्त बच्चे सोचते रहें या उनके मन में इसके विचार आते रहें तो असंभव है कि उनका पुनर्वास हो। उनका पुनर्वास तभी संभव है कि उनको नॉर्मल लाइफ में हम डाल सकें। तो ये काम जो नॉर्मल लाइफ में डालने का है, ये एक बहुत कठिन काम है। जैसा मैं फिर बार बार कह रहा हूं कि वही संस्थाएं कर सकती हैं, वही सोशल वर्कर कर सकते हैं जो बच्चों के परिवार में भी जा सकते हैं, बच्चों का भी ख्याल रख सकते हैं और साथ में मिलकर के जो कानूनी पद्धतियां हैं उसको पूरा कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे जो आपने बताया कि लीगल इश्यूज, देखिए हर बच्चे का 164 का बयान होता है, 164 का बयान होता है मैजिस्ट्रेट के सामने, क्योंकि जो पुलिस के सामने बयान दिए जाते हैं 161 का, वो उस बयान का उसकी कोई कानूनी वैल्यू नहीं है, कोई मतलब नहीं है उसका। तो हमको 164 का स्टेटमेंट मैजिस्ट्रेट के सामने करना पड़ता है और 164 स्टेटमेंट के अंदर किसी न किसी सोशल वर्कर का होना अति आवश्यक होता है। उनके प्रेजेंस में या उनकी मदद से जो पुलिस के लेडी पुलिस ऑफिसर्स हैं वो लेकर के जाती है और बयान होता है। दूसरी बात है कि उस बयान के साथ बच्चे टिके रहें और वो टूटे नहीं, वो अलग ना हो उस बयान से, जो अक्सर होता है। लेकिन ये आमतौर पर होता है, ये हर परिवार में हर ऐसी स्थिति में बच्चों पर प्रेशर पड़ता है। तो ये एक बहुत ही कठिन एक कानूनी स्थिति पैदा होती है जिसका बच्चे के निजी जीवन से, पारिवारिक जीवन से या तमाम जो सामाजिक स्थितियां उससे इसका गहरा ताल्लुक होता है। तो इसको हम अलग नहीं कर पाते हैं। मतलब ये कि ऐसे पुनर्वास में कानूनी कार्रवाई और पुनर्वास दोनों चीज एकदम जुड़ी हुई है, इसको आप अलग नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल। और बच्चे को शेल्टर में देना, बच्चे को साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना, बच्चे को फाइनेंशियल सपोर्ट उसके परिवार को देना, किनको देना किनको नहीं देना, ये तमाम बातें बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। और इस योजना में हम देखें तो जो परिवार दुष्कर्म या पीड़िताओं के गर्भवती होने पर उन्हें त्याग देते हैं, उन्हें छोड़ देते हैं, जिसके कारण जैसे आप जैसी संस्थाएं, आप जैसे समाज सेवी इस विषय में काम भी कर रहे हैं कि उन्हें शेल्टर देते हैं, रिहेबिलिटेशन के लिए उनके लिए काम कर रहे हैं, तो उस वक्त कितनी बड़ी चुनौती होती है एक नाबालिग पीड़िता के लिए। और ऐसे में जब से पॉक्सो अधिनियम की हम अभी बात कर रहे हैं वो आया है, जिसमें कि आपकी बड़ी भूमिका रही है, और हमारे पास अब लगभग 450 के आसपास फास्ट ट्रैक कोर्ट भी हैं, कितना जरूरी है त्वरित तरीके से मामलों को सुलझाना और तेजी से उनको रिहेबिलिटेशन देकर उनकी सहायता करना। ये एक अजीब स्थिति है, मतलब कि बच्चे के साथ एक स्टिग्मा क्रिएट होता है, एक सामाजिक बहिष्कार न कहें तो एक अजीब सी स्थिति पैदा होती है कि अगर बच्चे को हम डिक्लेयर करते हैं कि ये बच्चा जो है विक्टिम है। आप अगर कभी, मैं आपको इनवाइट करता हूं कि आप हमारे किसी होम में आए जहां मैं आपका परिचय नहीं करा पाऊंगा इस दृष्टिकोण से, लेकिन हमारे सैकड़ों बच्चों में जो हमारे होम्स में हैं, हम लोगों के शख्स में होम्स में हमारे साथ रहते हैं, उनमें कभी भी नहीं जान पाता है, मैं भी नहीं जान पाता हूं अगर मैं वहां जाता हूं कि इनमें से कौन लड़कियां ऐसी हैं, कौन बच्चे ऐसे हैं जो यौन पीड़ा के शिकार हुए या यौन उत्पीड़न के शिकार हुए।
इसको तो बहुत ही एक इसकी सैंक्टिटी है, यानी इसको कॉन्फिडेंशियल रखना पड़ता है बहुत ज्यादा, क्योंकि इसको आप ओपन नहीं कर सकते हैं। तो ये जो कार्यक्रम है, जैसे मान लीजिए कि 3 बातें आपने बताई कि बच्चों को मान लीजिए कोई एक वित्तीय सहायता मिले, नंबर 1, या बच्चों को कोई सेफ ट्रांसपोर्टेशन या कानूनी सहायता की बात है, नंबर 3 शेल्टर में या कहीं रखा जाए। इन तीनों स्थितियों में मैं समझता हूं कि बिना वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस जो इस विषय पे काम करते हैं उनकी मदद के सरकार कामयाब नहीं हो सकती। मैं समझता हूं कि सोचना चाहिए कि जो लोग काम कर रहे हैं, ओपनली काम कर रहे हैं, वो कोर्ट से रिपोर्ट ले सकते हैं। हम लोग नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के साथ काम कर रहे हैं, स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के साथ काम कर रहे हैं, कि हम लोग का एक बहुत ही एक कॉन्फिडेंशियल और बहुत ही एक सोलम और एक बहुत ही पवित्र काम हम मानते हैं इस बात को, और हम कभी नहीं जानने देते हैं कि बच्चे कौन है, कहाँ हैं, क्या इनके साथ हो रहा है, जो बड़ा कठिन काम है। मैं स्पष्ट कर दूं आपको। निश्चित रूप से जी। और इस योजना की अगर और मुख्य बातों को हम आपके साथ और अपने श्रोताओं के साथ में साझा करना चाहूं तो योजना के तहत पीड़ित बालिकाओं को शिक्षा, पुलिस सहायता, मातृत्व, नवजात और शिशुओं की देखभाल, अगर पीड़िता गर्भवती है, मनोवैज्ञानिक और मानसिक परामर्श, कानूनी सहायता और बीमा कवर जैसी कई और सेवाओं का भी इसमें प्रावधान आगे आने वाले समय में हमें देखने को मिल सकता है। तो आपसे आखिरी टिप्पणी आपकी मैं लेना चाहूंगा कि जैसा कि आपने बताया कि कई संगठन इस विषय में काम कर रहे हैं, अगर सरकार और संगठनों का एक समन्वय हमें देखने को मिले जिसमें कि सरकार की योजना और संगठनों की जो इन योजनाओं को धरातल पर लाने की प्रक्रिया है वो अगर समन्वय बैठे, तो क्या आने वाले समय में हम ऐसे मामलों को सुलझाने और बच्चियों के पुनर्वास के मामले में कोई बड़े स्तर पर सकारात्मक नतीजा देख सकते हैं? बहुत ज्यादा देख सकते हैं। मैं समझता हूं कि इससे अधिक महत्वपूर्ण कोई कार्यक्रम हाल साल में किया नहीं गया है। ये बहुत अच्छा स्कीम है, बेहतरीन है, और करीब करीब आप ये समझे कि अभी 1,60,000 केसेस पेंडिंग है, 1,60,000, और एक साल में आप जानते हैं कि करीब करीब 50,000 केसेस होते हैं, जिनमें कहीं ना कहीं से ऐसे केसेस की संख्या बहुत ज्यादा है। तो ये तो दिन रात ये हो रहे हैं, और इनमें बहुत ज्यादा जरूरतें इसलिए भी हैं कि मैं स्पष्ट और कर दूं कि ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि अधिकतर बच्चे ऐसे हैं जो कि गरीब हैं। अधिकतर परिवार जो ऐसे केसेस को लेकर सामने आ रहा है वो बहुत गरीब हैं, बहुत साधारण तबके के हैं, और उनको मदद की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। क्योंकि होता ये है कि जो समृद्ध परिवार के लोग हैं, ऐसा नहीं कि यौन उत्पीड़न में नहीं होता है, यौन उत्पीड़न उनमें भी होता है, लेकिन अजीब सी विडंबना है कि उनके परिवार ऐसे केसेस को छुपा जाते हैं और ये सामने नहीं आते हैं, और रेप जैसी भयंकर केस शायद नहीं होती है वहां पे, लेकिन यौन उत्पीड़न के केसेस होते हैं। तो उस हालत में आप ये समझें कि ये कुछ एक्सपोज भी हो जाते हैं। इसलिए ये सहायताएं जिनकी आप चर्चा कर रहे हैं, इसकी बहुत अहमियत है और ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैं फिर धन्यवाद कहना चाहूंगा मंत्रालय को और आप सबों को कि ऐसे स्कीम को लाया जा रहा है। जी, आमोद कंठ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस विषय जो कि बहुत जरूरी है जिस पर चर्चा करना, उस पर आपने बड़े अहम विचार हमारे श्रोताओं के साथ रखे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे विशेष चर्चा, नाबालिग पीड़िताओं को महिला और बाल विकास मंत्रालय का समर्थन। इसमें भाग ले रहे थे सामाजिक कार्यकर्ता आमोद कंठ और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में आप अपनी प्रतिक्रिया हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल पता है airnsttalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।